गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का टॉपिक अपना ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन भी नाम दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें नाम कोई भी लिए जा सकते हैं, लेकिन पॉपुलर जो वर्ड चलता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन का चलता है। परपेंडिकुलर भी शब्द दिया जा सकता है, क्योंकि ट्रांसफर सिचुएशन दिस इज 90 डिग्री टू द डाइपोल। ये डाइपोल है और इससे 90 डिग्री पे ट्रांसफर कोई सिचुएशन ली गई है, जहां पॉइंट पी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखा जाए तो ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स पोजीशन भी कोई कह सकता है, परपेंडिकुलर सिचुएशन भी कह सकता है, और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या फिर इक्वेटोरियल भी बोल सकता है। पिछली क्लिप में हमने आप लोगों को एंड ऑन या एक्सियल पोजीशन के बारे में बताया था कि डाइपोल और उसी के अलोंग कोई पॉइंट लिया था जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी। अब ये अगली क्लिप में एक्सियल पे ना लेके ट्रांसफर सिचुएशन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी उसको कैलकुलेट करना है। तो डायग्राम के थ्रू आप पहले समझ लें कि ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी अपनी डाइपोल लेंथ 12 होती है, और उसका मिडिल पॉइंट अगर वो माने तो एल और एल लेने का तरीका है। वो 12 भी लेने का तरीका कॉन्सेप्ट में पहले से ऑलरेडी फिक्स है, हम सभी को इजी गोइंग जाता है। वो ये कि मिड पॉइंट अगर वो मानते हैं तो इधर एल और इधर एल आसानी से कहते बनता है, इसलिए वो जनरली अडॉप्टेड हो गया। और इसके ट्रांसफर सिचुएशन में कोई पॉइंट पी लिया गया है, जिस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज की वजह से होगी। एक तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से सिंबल उसको हम E1 भी दे सकते हैं या फिर हम E प्लस दे सकते हैं, जैसा कि हमने E प्लस सिंबल दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी E का एरो E प्लस का जो दिखाएंगे वो हम इधर को नहीं दिखा सकते हैं, ये टुवर्ड्स हो जाएगी। इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी बनेगी वो E2 भी कह सकते थे, या फिर हम उसको E माइनस सिंबल से दे रहे हैं, और ये निगेटिव के लिए टुवर्ड्स होती है। तो इसके एरो को ध्यान रखें कि E माइनस का एरो उसी की तरफ लगाए जिधर माइनस चार्ज है, और E प्लस का एरो जिधर चार्ज है उससे आगे लगाए। मतलब ये हो गया E प्लस और ये हो गया E माइनस। अब E प्लस और E माइनस तो अलग अलग डायरेक्शन में है, और ज्योमेट्री से हम जानते हैं कि ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है। तो अगर ये थीटा मान रहे हैं तो इसको भी हम आसानी से थीटा कह सकते हैं। This one is the theta, then this is also because of these are the parallel line and this one is the transversal line, so it is theta. It is also theta. Okay. तो अब यहाँ पे E1 और E2 अलग अलग हैं, तो इनका अब रिजल्टेंट क्या बनेगा? तो रिजल्टेंट कोई एक लाइन हमने एक कंसिडर की जो कि थीटा एंगल के साथ में है। तो देखा जाए तो ये भी थीटा है और देखा जाए तो ये भी थीटा है। अब रिजल्टेंट को कोई अगर बात बोल गया था तो E प्लस और E माइनस के साथ पूरा एंगल है 2 थीटा, तो कोई इस फार्मूले से भी जा सकता था। रिजल्टेंट R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा विद इन रूट, जहाँ पे R का मतलब हो जाता E से और A और B से मतलब हो जाता E प्लस और E माइनस से, और 2AB cos थीटा यानी 2 E1 E2 और cos थीटा का यहाँ पे सेंस किया जाता है जो उनके बीच का एंगल यानी 2 थीटा जाता है। तो हमको कितना लिखना पड़ता है? cos 2 थीटा। फिर इसको सॉल्व करने में cos 2 थीटा का फार्मूला ओपन करना पड़ेगा, जो कि 11th की ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि कुछ बायो वाले बच्चों को ये फार्मूले से वो फेमिलियर नहीं होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम उनको आ सकती है कि वो पर्टिकुलरली फार्मूले को लर्न करें। तो कोई इससे भी हालांकि कर सकता था रिजल्टेंट E की वैल्यू अगर इससे जाता, बट यहाँ बेहतर ये रहेगा कि हम इससे भी जाना चाहें तो जाए, या फिर हम E प्लस और E माइनस के रिजल्टेंट जो देख ले कंपोनेंट क्या बन रहे हैं वो हम निकाल लें। तो फिगर ए में हमने इस चीज को शो किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को, और फिगर बी में
हम इसी ई प्लस और ई माइनस के कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हुए यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये पॉइंट पी है, तो दिस इज द पॉइंट पी। ये ई प्लस है जैसे कि ये था, ई माइनस जैसे कि ये है। अब रिजल्टेंट देखें कैसे हम निकाल रहे हैं, देखें ई प्लस का ये थीटा एंगल था ही था, तो ई प्लस का एक कंपोनेंट जो हम लेंगे वो ई प्लस कॉस ई प्लस साइन थीटा चला गया। This was is the angle theta. This is again this is theta. Okay, because of you are given this angle theta, and we are going to calculate along this. Then what is this? So this angle comes with the sin theta. क्योंकि जो एंगल दिया होता है वो cos में आता है, और अदर देन दैट 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन में निकल जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एंगल दिया है उससे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलता है, और जो दूसरा बचा वो वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगल ये दिया है, मतलब जैसे ये दिया है तो इसके अलावा जो ये निकलेगा वो कॉस में जाएगा। जैसे कि इसका ये जो निकला ये कॉस में गया, तो क्या जाएगा ई प्लस का कंपोनेंट बन जाएगा ई प्लस कॉस थीटा। तो जो इसका जो दूसरा बचेगा, एक तो ये आ गया, तो इसका जो दूसरा बचना है वो ये रहा। कंपोनेंट तो दो ही ब्रेक होंगे, एक ये ब्रेक होके आ गया कॉस में, तो इसका दूसरा कंपोनेंट एक ये आना है जो कि साइन में जाना चाहिए, तो ई प्लस साइन थीटा। लाइकवाइज ई माइनस के लिए भी यही चलेगा, एक कंपोनेंट इसका ई माइनस कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल का कहलाएगा, और एक ई माइनस साइन थीटा। अब देखें ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के हैं, ई प्लस की वैल्यू और ई माइनस की वैल्यू अगर देखी जाए तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, सभी मॉड में लिखी गई ई प्लस की वैल्यू और ई माइनस की वैल्यू 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। तो आर स्क्वायर मतलब जो उनके बीच की दूरी है वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे रूट लगाएंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो ई प्लस भी इतना ही है और ई माइनस भी इतना ही है। तो जब दोनों वैल्यूज बराबर हैं, साइन थीटा दोनों पे लगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन के, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि इक्वल है opposite in direction. This is noted here. So e plus sin theta and e minus sin theta are equal in values but opposite in sign, so they are cancelled. Only the component e plus cos theta and e minus cos theta are added up to give the resultant. देखें e plus cos theta इसका जो कंपोनेंट ब्रेक होके आया है और e minus cos theta इसका जो कंपोनेंट ब्रेक होके आया है, इन दोनों की डायरेक्शन पड़ गई एक ही। इसका मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन के हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की जो बननी थी, ये देखें बननी थी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है इक्विवेलेंट किसके हो गई, ये और ये मिला के, तो तभी फिर यहाँ इस पॉइंट पे आ गए। एट द पॉइंट पी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज ओनली ड्यू टू द कॉस कंपोनेंट, इट इज नॉट बाय द साइन कंपोनेंट बिकॉज साइन कंपोनेंट्स आर कैंसिल्ड हियर। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, both are equivalent in opposite in direction, so they are cancelled. Only the cos components play their role here, that is e plus cos theta plus e minus cos theta. Now put the values e plus 1/4 q by r square plus a square within root, then squaring, then अगर आप रूट लेते हैं स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर हट ही जाएगा, cos थीटा आ गया। e माइनस की भी वैल्यू उतनी ही है 1/4 q upon r square plus l square cos theta. Both are equal values, then you apply twice of that, so 2 into 1/4 q upon r square plus l square cos theta. Now here the value of cos theta from the figure easily you can calculate. Cos theta is base upon hypo. Base is the length l and hypo is the length r square plus l square. You can easily approach here, चाहे इस साइड से देख लें, बेस एल और हाइपो यही रहेगी, चाहे इधर से काउंट करें चाहे इधर से, क्यों अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रहेगी, बेस एल है परपेंडिकुलर आर है, तो अगर परपेंडिकुलर आर है बेस एल है, तो अगर हमें हाइपो निकालनी है तो हाइपो क्या होती है, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेके रूट लगा देते हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर चाहे इस पे लिखें और चाहे इस पे लिखें, बात एक ही रहेगी। तो cos theta की वैल्यू l upon r square plus l square, you have to put this value here, then you get likewise this। तो ये एक पूरी कंप्लीट पावर है 1, ये आधा, 1 और हाफ मिलके 1 plus half gives 3/2, 1 plus half gives 3/2, so this power becomes 3/2।
एंड यू आल्सो नो दैट 2ql इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, तो 2ql की जगह हो जाएगा P, तो फार्मूला आ जाएगा 1/4πε0 P/r² प्लस L² पावर 3/2। अब अगर और ध्यान दे तो हम देखो पाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट निकली वो इस डायरेक्शन की है, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो P होता है वो हमेशा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी वो इस डायरेक्शन का है। तो देख लें कि P की ये डायरेक्शन है, E की वो डायरेक्शन है, जैसे कि P की ये डायरेक्शन है और E की वो डायरेक्शन है। तो दोनों अगर एक्सिस के हिसाब से देखें कि अगर हमने एक्स एक्सिस का मामला खींच दिया होता ओरिजिन से, तो भाई ये P जो है प्लस एक्स के अकॉर्डिंग है, तो E क्या है माइनस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, यानी उससे अपोजिट जा रहा है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि E की वैल्यू जो ये है तो इट इज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि इधर को प्लस में एक्स मानते हैं, इधर को माइनस एक्स नहीं मानते। अगर आप कॉन्सेप्ट अपना इधर फील ही करना चाहते हैं, इधर का माइनस एक्स कहना तो उधर का फिर प्लस एक्स कहेंगे, तो फिर हमें सीधा ये कहना पड़ेगा कि बोथ आर इन द रिवर्स डायरेक्शन मींस हैविंग 180 डिग्री इन बिटवीन देम। तो हमें एजेक्ट फिर कहना पड़ेगा कि उनके बीच 180 डिग्री का एंगल का फर्क है। तो इट इज अलोंग माइनस एक्स डायरेक्शन। तो अगली बात हम कह सकते हैं कि इस पर कोई एरो नहीं लिया, तो ये कैसी फॉर्म है स्केलर। स्केलर फॉर्म मोस्टली हमें न्यूमेरिकल या कैलकुलेशन जो भी करने हैं उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं, और एक स्टेप ही लिखने का रह जाता है कि अगर हम वेक्टर में किसी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो क्या लिखें। तो यहाँ भी हमें मालूम है कि ईवी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी आप पहले से जानते आ रहे हैं एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये दोनों वेक्टर तो इन पे एरो दे देंगे, और चूंकि वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज विद द डायरेक्शन आल्सो, तो हमें मालूम है कि ई और पी के बीच में एक जैसी डायरेक्शन नहीं है। अगर एक जैसी डायरेक्शन होती तो इसको प्लस में रखते, लेकिन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए यहाँ माइनस देना रहेगा। अब एक्सियल पोजीशन में जब आप लोग पढ़ते हैं तो जिधर पी की वैल्यू थी उधर ही हमें रिजल्टेंट की वैल्यू दिखती है, तो वहां पे हम लोग माइनस नहीं लगाते, लेकिन यहाँ लगे। अब इसके स्पेशल केस पे आते हैं। जो डाइपोल की लेंथ जो मानी जा रही है वो 12 होती है, जो कि बहुत ही एक लो ऑर्डर की वैल्यू होती है। डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की जो लेंथ है वो आप एंगस्ट्रॉम की रेंज की कह सकते हैं। तो एल के कंपेयर में हमेशा जो डिस्टेंस जो ली गई है पॉइंट बी की वो कुछ ज्यादा ही होगी, यानी अगर वो एंगस्ट्रॉम में है और ये सेंटीमीटर में भी है तो उसके कंपेयर में ये बहुत बड़ी हुई। तो जो डिस्टेंसेस बहुत छोटी होती हैं उनका स्क्वायर या क्यूब और छोटा हो जाता है, इसलिए उसको हम निगलेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे एल स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि एल छोटा है तो एल स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए उसको हम वर्किंग में नहीं लेंगे। तो बाय निगलेक्टिंग एल we get r square to the power 3/2. We get look r square power 3/2. So 2 is cancelled. We get r cube minus 1/4πε0 p upon r cube. तो एक्सियल में हमने देखा था वैल्यू ऐसी थी, लेकिन 2p अपॉन r क्यूब था, वो पॉजिटिव साइन के साथ है। लेकिन यही देखा जाए तो यहाँ p अपॉन r क्यूब है, नेचर बता रहा माइनस का। बाकी हम स्केलर फॉर्म में हम देखें तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में नेचर को नहीं डाल रहे हैं। दोनों वैल्यूज के बीच में हमको एक कंटेंट क्या मिला रिजल्ट का कि ए एक्सियल और ई इक्वेटोरियल का जो रेशियो है वो ट्वाइस, यानी ई एक्सियल की वैल्यू हमेशा ई इक्वेटोरियल से ट्वाइस मिलेगी, या कह लें ई इक्वेटोरियल पे जो मिलेगा वो ई एक्सियल से आधा मिलेगा। करस्पॉन्डिंग अगर ग्राफ खींचे जाए इन दोनों के बीच में तो हम फिर इस तरीके से जा सकते हैं। फिलहाल ये हेडिंग आपकी हो चुकी है और यहाँ तक का आपको प्रूफ अगर आता है तो यहाँ तक करना होगा, लेकिन फिर भी एक ग्राफ के बारे में थोड़ा और आप टारगेट कर लें। इफ यू कंसीडर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में अगर आप एक्सियल ले लेते हैं ई की एक्सियल वैल्यू, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग में ई की इक्वेटोरियल वैल्यू ले लेते हैं, और मान लो कि ये एक कोई भाई डाइपोल रखा हुआ माइनस क्यू से प्लस क्यू, जिसकी इफेक्टिव अपनी ये है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स ले लिए,
ये डाइपोल हो गया है, ठीक है, ये ऐसे डाइपोल हो गया। कुछ पॉइंट्स ले लिए, एक ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, और वो बराबर दूरी पे लिए, ठीक है, इसके सेंटर से बराबर दूरी पे, मतलब ये आर दूरी ये हो गई, ये आर दूरी हो गई, इन सबके बीच में दूरियां हमने वही कर ली, यानी इक्वलाइज कर ली, आर आर आर। अब अगर उस हिसाब से देखें तो ए पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने ई बोली, ई बोली मतलब E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर क्यूब के हिसाब से है। लेकिन अगर वही पॉइंट बी पे आते हैं तो आर में आर एक और जुड़ जाएगा, क्योंकि वो आर यहाँ एक और आर जुड़ गया। तो अब बी के हिसाब से देखें तो 2r का क्यूब करना पड़ेगा, यानी अपॉन में क्या चला जाएगा, q अपॉन 8r क्यूब। मतलब अगर यहाँ e है तो ये कितनी हो जाएगी, e बाई 8। अब यहां तक आते आते r r r 3 हो जाएंगे, तो e बाई 3 का क्यूब, क्योंकि r क्यूब लगा रहे हैं अपॉन में, q बाई r क्यूब, तो 3 आएगा, तो 3 का क्यूब 27। फिर और अगले पे आए तो 4 आ जाएगा, r r r और r, यानी e बाई 4 का क्यूब 64। तो ये एक्सियल पे अगर हमें कह ले कि ए पे, बी पे, सी पे, डी पे अगर ये वैल्यूज मिलती है तो उसी ए के करस्पॉन्डिंग अगर हमें पॉइंट ले लें ए डैश, बी के करस्पॉन्डिंग ले लें बी डैश, ऐसे सी डैश और ऐसे डी डैश, तो ए के करस्पॉन्डिंग अगर ए डैश लिया तो जितनी एक्सियल पे वैल्यू मिलती है इक्वेटोरियल पे ठीक उसकी आधी मिलनी थी, क्योंकि इक्वेटोरियल अगर देखें तो एक्सियल अपॉन 2 रहेगा, यानी अगर इस पे ई है तो यहाँ पे बोलेंगे ई बाई 2, अगर इस पे ई बाई 8 है तो यहाँ पे बोलेंगे ई बाई 16, ई बाई 27, ई बाई और आधा कर ले 54, ई बाई 64, यहाँ पे हो जाएगा ई बाई 128। तो इस तरीके से हमें ग्राफ भी कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल जो ई की वैल्यूज है उनके बीच में कंपैरेटिवली हमें क्या मिलेगा, तो हम इस तरीके से उसको शो कर सकते हैं। कभी भी बोर्ड में इससे भी संबंधित कुछ ना कुछ हल्का न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप इसको भी थोड़ा एक अपनी वर्किंग में ले आए। ओके स्टूडेंट, अब ये टॉपिक तो कंप्लीट हुआ, और इसके बाद में इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है उसकी जनरल केस के बारे में, जिसमें दोनों ही बातें आ जाती हैं कि एंड ऑन और ब्रॉड साइड ऑन दोनों ही केसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।